डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा वीडियो है बेसिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखे थे, तो और आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्पेक्ट्रोमीटर बोल देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक्चुअल में स्पेक्ट्रोमीटर्स होते क्या हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है लगभग लगभग सब में स्पेक्ट्रोमीटर लगभग लगभग एक जैसे से ही होते हैं। तो मैं एकदम बेसिक फीचर्स बता देंगे इसमें कि स्पेक्ट्रोमीटर्स में एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ ये है कि द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड to study the absorption or emission of electromagnetic radiation as a function of wavelength are called spectrometers। यानी स्पेक्ट्रोमीटर्स क्या होंगे कि किस किस वेवलेंथ पर कितना एब्जॉर्प्शन या कितना एमिशन हुआ है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एमिशन किस चीज़ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये कितना हुआ है, ये सब अगर हमें स्टडी करना है तो जिस इंस्ट्रूमेंट की हम हेल्प लेते हैं उसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। तो अब क्योंकि हम जनरली जो पढ़ेंगे अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, तो जो भी हम स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर होगा यहाँ पर। तो बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे स्पेक्ट्रोमीटर्स के? ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। एक होता है लाइट सोर्स, दूसरा मोनोक्रोमेटर, फिर सैंपल कंटेनर, डिटेक्टर और रिकॉर्डर। ठीक है। तो ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये इसका एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पेक्ट्रोमीटर का। इसमें क्या होगा, एक यहाँ पर लाइट सोर्स होगी। ठीक है। लाइट अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइट सोर्स जैसा इसका बेसिक कंपोनेंट हमने बताया ही था। फिर मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर में कॉलीमेटर होता है, एक प्रिज्म होता है और वेवलेंथ सिलेक्टर होता है। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक मोनोक्रोमेटर कहलाता है। ठीक। उसके बाद सैंपल सोल्यूशन हो जाएगा। फिर हमने डिटेक्टर यूज़ कर लिया और डिटेक्टर के बाद ये जो बना हुआ है लास्ट में, ये हमारा होता है रिकॉर्डर। ठीक है। रिकॉर्डर चार्ट पेपर भी हो सकता है इसमें, या फिर डिजिटल डिस्प्ले भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया रिकॉर्डर। ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि ये है हमारा रिकॉर्डर। तो ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर का। बस अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इनके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। ठीक। तो सबसे पहले आता है इसमें लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स क्या हुआ? लाइट सोर्स मतलब हमें जो भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो चाहिएगा ही। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस सोर्स से हमें मिलेगा बस उसी को हम लाइट सोर्स बोल देते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड, लाइट सोर्स अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अलग अलग लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे पिछली बार हमने रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, क्योंकि जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो काफ़ी सारे रीजन्स थे उसमें। पिछली बार हमने यूवी देखा भी था, विजिबल रीजन हो या आईआर हो, ठीक है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। अगर हमें ये सब स्टडी कर रहे हैं तो इनमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। तो वो रेडिएशंस के अलग अलग सोर्स भी होंगे। तो बस लाइट सोर्स क्या हो गया? अ लाइट सोर्स इज दैट विच कैन प्रोड्यूस रेडिएशंस। लाइट सोर्स वो होगा जो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विजिबल रेडिएशन इज टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो अगर हमें विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना है तो लाइट सोर्स जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये जो फर्स्ट फिगर दे रखा है ये पूरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप का है। इसमें जो बीच में ये फिलामेंट होगा ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। फिर अगर हमें अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करनी है तो उसमें हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस लैंप्स एंड ड्यूटेरियम लैंप्स। तो ये जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है ये हाइड्रोजन गैस लैंप्स का बना हुआ है। इसको हम अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड का पेयर होता है और लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस या ड्यूटेरियम गैस जो है वो फिल्ड होती है। ठीक। अगर हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना है तो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो सोर्स होगा वो होगा नर्न्स्ट ग्लोअर। ये जो लास्ट डायग्राम है ये नर्न्स्ट ग्लोअर है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये फिलामेंट बना हुआ होता है ये टंगस्टन का नहीं होता। टंगस्टन की जगह हम यहाँ पर जर्कोनियम ऑक्साइड या इट्रियम ऑक्साइड की एक रॉड ले लेते हैं। तो वो इस तरह से ये नर्न्स्ट ग्लोअर हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो लाइट सोर्स क्या हुआ, जो कि लाइट को प्रोड्यूस करे, यानी जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें स्टडी करनी है उसमें जो रेडिएशन हमें चाहिए तो वो हमें पर्टिकुलर अलग अलग सोर्स से चाहिए होता है। तो जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में
जो सोर्स चाहिए बस हम वो सोर्स यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ये स्टार्टिंग में यहाँ लाइट सोर्स बना हुआ है, तो लाइट सोर्स यहाँ पर ये है कि ये हमें अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें मोनोक्रोमेटर। अब ये मोनोक्रोमेटर क्या है, मोनोक्रोमेटर क्या करता है एक्चुअल में, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज करता है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, क्योंकि उसमें अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं, बहुत सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो पॉलीक्रोमेटिक है। और अगर हम कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रीजन को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटर इज अ डिवाइस दैट रिजॉल्व्स मीन सेपरेट रेडिएशन इनटू इट्स कॉम्पोनेंट वेवलेंथ। तो क्योंकि उसमें अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन है हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो वो क्या करेगा, उन रेडिएशन को रिजॉल्व करता है, यानी उन रेडिएशन को सेपरेट कर देता है उसके कॉम्पोनेंट वेवलेंथ्स में, अलग अलग वेवलेंथ्स में, ठीक है। एंड परमिट्स आइसोलेशन ऑफ एनी डिजायर्ड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द रिमाइंडर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो भी हमें डिजायर्ड पोर्शन चाहिए बस उसको वो परमिट करता है आगे, मतलब आइसोलेट कर देता है उसको बाकी सारे बचे हुए से, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो प्रिज्म तो आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा, देखिए इसमें डायग्राम में भी अगर मैं समझाऊं, यहाँ पर एक्चुअली लाइट सोर्स क्या हुआ, लाइट सोर्स से पहले लाइट जाती है कॉलीमेटर में। मोनोक्रोमेटर के 2-3 पार्ट्स होते हैं, इसमें एक कॉलीमेटर होता है, फिर प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है ये, और फिर लास्ट में ये जो बना हुआ है स्लिट बनी हुई है, इसको हम वेवलेंथ सिलेक्टर कहते हैं। तो लाइट सोर्स से जो हमारी लाइट होती है सबसे पहले वो कॉलीमेटर में जाती है, यानी लेंस में जाती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, देखिए ये देख रहे हैं लाइट सोर्स जो लाइट देगा वो तो अलग अलग डायरेक्शन में दे देगा, वो कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से दिखा भी रखा है इसमें कि ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है लाइट। तो ये तो पूरी फैली हुई लाइट है, स्कैटर्ड लाइट है, ठीक है। और कॉलीमेटर में जाती है, ये लेंस है, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है एक। तो इस लेंस के थ्रू, इस मतलब कॉलीमेटर का क्या काम हुआ कि ये जो जितनी भी यहाँ रेडिएशंस बनी हुई है इनको ये एक डायरेक्शन में फोकस कर देता है। ये तो अलग अलग डायरेक्शन में है, यहाँ से ये एक ही डायरेक्शन में फोकस कर रहा है। तो इसका काम है इस पूरी जो फैली हुई लाइट है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करके इस प्रिज्म में भेज देना, ठीक है। और ये प्रिज्म क्या करेगा, ये प्रिज्म वही करेगा जो भी इसमें इतनी सारी वेवलेंथ की लाइट जा रही है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की को मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर एक्चुअली ये सबको भेज देता है। तो जैसे विजिबल रीजन की लाइट अगर हम प्रिज्म में डालें तो आपने पढ़ा भी होगा कि प्रिज्म क्या करता है, उस विजिबल रीजन की लाइट को 7 रंगों में बांट देता है। तो बस इस प्रिज्म का यही काम है कि इसने जो अंदर ये लाइट आई इसको इसकी वेवलेंथ में बांट दिया, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ में इसको बांट दिया, अलग अलग एंगल पर उसको डिस्पर्स करके, ठीक है। तो ये पूरा रीजन हो गया हमारा। जैसे ये यहाँ जो बना रखा है ये विबग्योर बना रखा है, विजिबल रीजन हमारा बहुत सारी वेवलेंथ से बना हुआ है। एक्चुअली वो 400 nm से 800 nm तक हमारा विजिबल रीजन होता है, ये वेवलेंथ होती है, nm मीन्स नैनोमीटर। तो वायलेट रीजन की अलग वेवलेंथ होगी, इंडिगो की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, तो वो सब अलग अलग वेवलेंथ में इसने इसको प्रिज्म ने क्या करा, इसको सेपरेट कर दिया। तो प्रिज्म भी हम यूज़ कर सकते हैं या हम इसकी जगह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, इसमें कुछ ग्रूव्स बने हुए होते हैं ये, ठीक है। तो और इन ग्रूव्स के थ्रू ये लाइट जो है डिस्पर्स हो जाती है फिर अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट्स में, ठीक है। तो या तो हम प्रिज्म यूज़ कर लें या ग्रेटिंग यूज़ कर लें। फिर आता है इसमें वेवलेंथ सिलेक्टर, माने जो भी लाइट की हमें ज़रूरत है। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या होगा, एक छेद होता है, ये बीच में स्लिट दिख रही है आपको यहाँ पर, ये एक छेद होता है, इसको हम स्लिट बोलते हैं। तो कौन सी वेवलेंथ आगे जानी है, यानी सैंपल सोल्यूशन में हमें किस वेवलेंथ की ज़रूरत है, बस जो वेवलेंथ आगे जानी है बस ये वेवलेंथ सिलेक्टर उसी को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विबग्योर में तो हमें 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ येलो लाइट को आगे भेजा। तो अगर सपोज हमें येलो लाइट को सैंपल पर भेजना है तो ये स्लिट उसको सिलेक्ट कर लेती है। ये प्रिज्म जो है रोटेट कर सकते हैं हम, रोटेशन के थ्रू हम कोई भी लाइट को, किसी भी वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस वेवलेंथ सिलेक्टर का काम होता है कि जिस भी लाइट को हमें सिलेक्ट करना है बस ये उसे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस स्लिट की हेल्प से, ये छेद से सिर्फ वही लाइट आगे जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये पूरा मोनोक्रोमेटर के बारे में हुआ, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटर के आगे लिखा है सैंपल सोल्यूशन, वो हमने किस में ले रखा है तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड चीज़ है हमारी सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर मतलब जिस मटेरियल का हमें स्पेक्ट्रम निकालना है, यानी जिस कंपाउंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है उसे हम बोल देते हैं सैंपल, ठीक है।
और उस सैंपल को जिस भी कंटेनर में हम ले लेते हैं उसे हम सैंपल कंटेनर या सैंपल सेल बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, इट इज़ अ कंटेनर इन विच सैंपल अंडर एग्जामिनेशन इज प्लेस्ड, यानी कि जिस भी सैंपल को हमें जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है बस उसे उस कंटेनर में रख दें तो वो सैंपल कंटेनर होता है। और क्यों कर रहे हैं कि सो दैट द लाइट ऑफ नोन वेवलेंथ कैन पास थ्रू इट, ताकि उस सैंपल कंटेनर में से लाइट को पास किया जाए, ठीक है। सैंपल्स टू बी स्टडीड इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन्स आर पुट इन सेल्स नोन एज क्यूवेट्स, मतलब कि अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में हम जिन सैंपल सेल्स का यूज़ करते हैं उनको हम बोल देते हैं क्यूवेट्स। अब ये क्यूवेट्स क्या होती है, ये नीचे डायग्राम में बना रखी है। क्यूवेट्स आर मेड अप ऑफ आइदर ग्लास और क्वार्ट्स, या तो ग्लास की या क्वार्ट्स यानी सिलिका की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ जो नीचे बना रखी है ये यहाँ पर क्यूवेट्स बना रखी हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये चौकोर, आप समझ सकते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना लैब में, ऐसे ये चौकोर टेस्ट ट्यूब है। लैब में आपने गोल टेस्ट ट्यूब देखी होंगी, आप समझ लीजिए ये चौकोर टेस्ट ट्यूब है। तो चौकोर टेस्ट ट्यूब में भी 4 पार्ट हो जाएंगे, देखिए 4 इसके फेसेस हो जाएंगी। ये इसकी फ्रंट फेस है, ये भी रेडी बना हुआ है, ये इसकी फ्रंट फेस है और ये पीछे वाली इसकी बैक फेस है। तो ये वाली फेस और ठीक इसके पीछे वाली फेस होगी ट्रांसपेरेंट। इसमें 4 फेसेस में से 2 फेसेस ट्रांसपेरेंट होती है, यानी सपोज आप समझ लीजिए ये और ये पीछे वाली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, ठीक है, वो ओपेक होती है। ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो, अपारदर्शी, ये ओपेक, ठीक है। तो ये आगे और पीछे वाली हो गई समझ लीजिए आप पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, और इधर वाली हो गई ओपेक। मतलब क्या हुआ, अगर हमें लाइट को इसमें से पास करना है तो जो ये वाला पोर्शन है ये हम लाइट के आगे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर और इधर से वो लाइट पास ही नहीं होगी, वो ओपेक होता है, वो अपारदर्शी होता है। यहाँ से हमें दिख जा रहा है कि दिखता है, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि सामने से हमें, तो अगर लाइट हमें पास करनी है तो यहाँ से हमें लाइट पास कर सकते हैं। जो भी इसका ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है उसे हमें लाइट के ठीक सामने रखना होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये भी अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। जैसे आईआर में ये जो सेल बनी हुई होती है ये एल्कली मेटल हैलाइड्स की, जैसे NaCl या KCl की बनी हुई होती है, और अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में ये इसको हम क्यूवेट्स बोल देते हैं, ये ग्लास या क्वार्ट्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जैसे था ना कि यहाँ से वेवलेंथ सिलेक्टर से लाइट को सिलेक्ट किया और हमने सैंपल का सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन भी हम सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं हम यहाँ पर इसको, ऐसा सॉल्वेंट में हम सैंपल को डिसॉल्व करेंगे जो सॉल्वेंट इस लाइट को एब्जॉर्ब ना करे। और जो ये सैंपल कंटेनर की वॉल होती है ये भी इसी टाइप की होती है कि जो ये इस वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ना करें, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब कर लेंगी तो फिर हमें स्पेक्ट्रम में कितनी सारी फिर पीक्स देखने को मिल जाएंगी। तो हमें इस तरह से सॉल्वेंट भी हमें इनर्ट लेना होता है। इनर्ट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो वेवलेंथ हम जो भी डाल रहे हैं इसमें वेवलेंथ की लाइट, उस लाइट को वो एब्जॉर्ब ना करे, सिर्फ सैंपल ही उस लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो इस यहाँ पर जब हमने क्यूवेट ले लिया तो क्यूवेट में जो ये लाइट आएगी ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जो भी लाइट आएगी हो सकता है एब्जॉर्ब करे, हो सकता है ना भी एब्जॉर्ब करे, तो वो तो हमें यहाँ पर रिकॉर्डर बता देता है इसको कि किस लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया और किसको नहीं एब्जॉर्ब किया। तो सपोज इसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया और बाकी लाइट को ये ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पर जो ये I0 लिखा हुआ है, I का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, तो ये है इंसिडेंट लाइट की, यानी जो लाइट इंसिडेंट लाइट जो लाइट इस पर पड़ी, शुरुआत में जो लाइट इस पर पड़ी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, और जो लाइट इससे ट्रांसमिट हुई उसकी इंटेंसिटी क्या थी। तो IT होती है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी और I0 होती है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। I0 IT को हम अभी बहुत डिटेल में UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर जो लाइट ट्रांसमिटेड हुई वो यहाँ जाएगी डिटेक्टर में, ठीक। अब ये डिटेक्टर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए डिटेक्टर क्या हुआ, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सैंपल से रेडिएंट एनर्जी आई, यानी जो रेडिएशन आया उस रेडिएशन को इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना होता है, ठीक है। और ये डिटेक्टर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिटेक्टर्स और फोटो डिटेक्टर्स। तो थर्मल डिटेक्टर्स को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं और फोटो डिटेक्टर्स को हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और लास्ट इसमें आता है रिकॉर्डर। ये रिकॉर्डर जो है डिजिटल भी हो सकता है और चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये रिकॉर्डर का काम क्या है, तो द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेटेड बाय डिटेक्टर्स, डिटेक्टर ने क्या किया था, रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया था, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब एम्पलीफाई होकर रिकॉर्डर में जाती है तो इसमें यही लिख दो, उस
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमें इस रिकॉर्डर से मिलती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेटेड बाय डिटेक्टर्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म इजी टू इंटरप्रेट, यानी वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं डिटेक्टर से, उनको ट्रांसलेट भी तो करना है हमें उस इजी फॉर्म में, ताकि हम उसको समझ सकें। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेक स्पेक्ट्रम, ये हमें स्पेक्ट्रम बना के देता है। स्पेक्ट्रम क्या, एक ग्राफ बना के देता है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम की हेल्प से ही हम कंपाउंड का पता लगाते हैं। तो ये मैं जैसा कि मैंने बताया, ये डिजिटल भी हो सकता है, ये चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर ये चार्ट की फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा कि रिकॉर्डर पेन मूव्स अक्रॉस अ स्टेशनरी पीस ऑफ चार्ट पेपर, यानी इस रिकॉर्डर में एक पेन लगा हुआ होता है और एक चार्ट पेपर होता है, और जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते हैं, तो ये जल्दी जल्दी क्या करता है, स्टेशनरी पेपर से मतलब पेपर है यहाँ पर, चार्ट पेपर वो रुका हुआ है। ठीक है, और पेन जो है उस पर ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाता है, तो हमें ये क्या, डिफरेंट डिफरेंट पीक्स मिल जाती हैं। पीक्स का क्या मतलब होता है, ये जो जैसे इस तरह से मिला, तो ये एक पीक हो गई। ठीक है, तो पेन जो है अपने जैसे ही सिग्नल उसको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो उसे डिटेक्टर से मिल रहे हैं, तो ये जल्दी 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 पेपर पे बनाना शुरू कर, तो ये एक तरीके से हमें ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल में आप वेवलेंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने आप से उसमें डाल सकते हैं कि जिस भी वेवलेंथ की आपने लाइट ली है। तो जैसे हम फ़ोन करते हुए नंबर डालते हैं ना, कि किसी का भी नंबर हम टैप करते हैं, ठीक ऐसे ही डिजिटल वाले में भी क्या होता है, हमें सिर्फ टैप करने होते हैं, वो डिजिट्स टैप करनी होती है, फिर वो अपने आप से उसके कितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो सब हमें खुद से वो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो हम इसकी बात करते हैं चार्ट पेपर वाले की, तो इसने ये पेन से बनाना शुरू किया। इन दिस वे रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स अ पीक, इस तरह से रिकॉर्डर ने पीक को रिकॉर्ड किया। वेन एवर द सैंपल एब्जॉर्ब्स लाइट, तो जिस जिस इंटेंसिटी की लाइट जिस जिस वेवलेंथ पर उसने एब्जॉर्ब की होगी, वो उसी उसी वेवलेंथ पर यहाँ पर आपको पीक बना के दे देगा। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर में होता क्या है एक्चुअल में, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर वेवलेंथ बनी हुई होती है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ बनी हुई होती है, और जो ये वाला पोर्शन है इसमें बनी इंटेंसिटी मार्क होती है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर शुरू में 350 nm है, ठीक है, फिर 400 nm है। तो अगर सपोज मान लीजिए उसने 400 nm पर कुछ एब्जॉर्ब की, इंटेंसिटी एब्जॉर्ब की, तो वो यहाँ पर आपको एक पता चल जाए तुरंत से, यहाँ पर एक पीक बन जाएगी। तो पीक बनने से हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ वाली वेवलेंथ पर उसने कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी वेवलेंथ पर वो पीक्स बनाता हुआ चला जाता है। और डिजिटल वाले में क्या होगा, वेवलेंथ आप खुद से 400 nm आप उसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें डिजिटल, फिर आंसर आ जाता है वहाँ पर कितनी एब्जॉर्बेंस या कितनी ट्रांसमिटेंस हुई है। तो उससे हमें ये ग्राफ जो है बनाने में मतलब आसानी होती है। तो ये जो ग्राफ होता है एक्चुअल में इसी को हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, और इसी स्पेक्ट्रम की हेल्प से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वो उस कंपाउंड में कितने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल हैं, डबल हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है, मतलब बहुत सारी जानकारी वो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें अलग अलग टाइप से मिलती है। तो ये जो था हमारा पूरा स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। तो स्पेक्ट्रोमीटर में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लाइट सोर्स यूज़ किया। ठीक है, लाइट सोर्स अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग होती है। लाइट सोर्स से लाइट को कॉलीमेटर में भेजा गया, क्योंकि ये लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थी, कॉलीमेटर ने इसको फोकस कर दिया सिर्फ एक डायरेक्शन में। प्रिज्म ने क्या करा, वो सारी वेवलेंथ की लाइट जो इसके अंदर गई थी उसके वेवलेंथ कंपोनेंट में उसे अलग अलग एंगल पर डिस्पर्स करके उसे विभाजित कर दिया, यानी सेपरेट कर दिया उसे अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट में। ठीक है, फिर जो वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो हमें चाहिए, जो भी लाइट हमें चाहिए, बस वो इसमें से पास ये सिलेक्ट कर लेता है वेवलेंथ सिलेक्टर, सिर्फ उस लाइट को। फिर सैंपल सोल्यूशन होता है, क्यूवेट जैसे हमने ले रखी है, उसमें सैंपल जिसका भी हमें स्पेक्ट्रम जानना है, यानी जिस भी कंपाउंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, बस वो कंपाउंड हम इस क्यूवेट में ले लेते हैं। ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी लाइट को ट्रांसमिट कर दे रहा है। डिटेक्टर उस लाइट को ले लेता है और लाइट को फिर ये एम्पलीफाई करके इस रिकॉर्डर में भेजता है, और बस इस रिकॉर्डर में एक पेन और चार्ट पेपर लगा हुआ होता है, या फिर ये डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, और वो पेन जल्दी जल्दी उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेकर आपको एक ग्राफ बना के दे देता है, और बस उस ग्राफ की हेल्प से हम कंपाउंड के बारे में पता लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये पूरा एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादातर स्पेक्ट्रोमीटर में यही सब कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। बाकी हम जैसे जैसे और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे
उनका इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपके सिलेबस में है तो मैं उसी हिसाब से आपको बताती चली जाऊँगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।